आप तो एक महिला है, आपने देखा होगा हमारे समाज की बात करें, हिंदू समाज की, माना जाता है शमशान घाट में भी नहीं भेजा जाता, ना ही मुखाग्नि दी जाती। जी, देखिए मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। मैं भी ऐसा ही मानती थी पहले कि शायद ये कहीं लिखा होगा कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जा सकती। लेकिन जब मैं इस कार्य में लगी और कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया, तो तब मुझे लगा कि मुझे इस बारे में जानना चाहिए। तो मैंने अपने धर्म गुरुओं से कुछ मैंने पढ़ा, तब मैंने जाना कि महिलाओं को शमशान घाट सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया जाता क्योंकि महिलाएं कमज़ोर दिल की होती हैं, वो इतना दुख सहन नहीं कर सकती। और यदि एक मृतक के अंतिम संस्कार करते हुए किसी की आंख से आंसू निकल रहे हैं, कोई रो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती। तब मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी, तो फिर मैंने ठान लिया था कि इस मिथक को तोड़ना है और अंतिम संस्कार महिलाएं भी कर सकती हैं, शमशान घाट महिलाएं भी जा सकती हैं। इस मिथक को तोड़ने के लिए फिर मैंने जी जान से अपना इस कार्य को मैंने आगे बढ़ाया। और अब तो स्थिति ऐसी है कि आसपास के एरिए में, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, आसपास के एरिए में जहाँ तक मैं जा सकती हूँ वहाँ तक के अंतिम संस्कार जो भी लावारिस होते हैं, या फिर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बेचारे अपने परिवार को जो है अंतिम विदाई नहीं दे पाते, उनके पास कंडीशन नहीं होती, तो उनके अंतिम संस्कार भी मैं करती हूँ। पर जो परिवार वाले होते हैं उनकी जानकारी हम गुप्त रखते हैं, उनकी जानकारी हम किसी को नहीं बताते। आंकड़ा कहाँ तक पहुँच गया? 1000 से ऊपर मैं अंतिम संस्कार, अब तक अस्थि विसर्जन अंतिम संस्कार कर चुकी हूँ, जिसमें मुस्लिम भी थे जिनको मतलब कब्रिस्तान जाके मैं अपने हाथों से कब्र खोद के दफनाती हूँ। तो कहा तो ये भी जाता है कि मुस्लिमों में भी महिलाएं नहीं जाती, लेकिन मैं जाती हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो मुझे वहाँ मुस्लिम लोग सपोर्ट करते हैं कि आप इतना अच्छा कार्य करिए, आपकी वजह से किसी को मिट्टी नसीब हुई है। अच्छा, एक अंतिम संस्कार में कितना खर्चा आ जाता है? 5000 समथिंग एक अंतिम संस्कार में खर्चा आता है अस्थि विसर्जन तक। उसके बाद का जो है, जो हम हवन वगैरह कराते हैं, सब शांति पाठ कराते हैं, तो वो अलग से रहा। और वो हम कराते रहते हैं बीच बीच में, जैसे हमने 1 महीने में जितने भी अंतिम संस्कार किए उनका 1 महीने में इकट्ठा करा दिया, ऐसे करा देते हैं। क्योंकि मैं लोगों की मदद मिल रही है इस काम में? देखिए शुरू में तो बिल्कुल नहीं मिली और विरोध भी बहुत रहा, लेकिन अब कुछ लोग हैं मेरे साथ वाले भी हैं जिसमें जो मुझे समय समय पे मदद करते रहते हैं। और कुछ जो हैं इस तरीके की बहनें हैं, जैसे वो थोड़ा बहुत अपने घर में वर्क करती हैं, तो वो उसी में से मुझे निकाल के थोड़ा थोड़ा सहयोग करती हैं। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा है। ऐसा तो नहीं कि पूरा मिल रहा है, लेकिन ये है कि मिलने लगा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मिलने लगा है आगे भी ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मैं भी इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इस कार्य को, इस सेवा को अकेले कर पाऊँ। क्योंकि कंडीशन ये है कि अब एक दिन में मैं 4 अंतिम संस्कार भी एक साथ करती हूँ। तो एक दिन में 4 अंतिम संस्कार का मतलब होता है कि 20,000 रुपये खर्च होने हैं। और मैं भी इतनी अमीर नहीं हूँ क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरा झांसी की रानी पटेला लगता है, मैं उसी से अपने बच्चों का गुजारा करती हूँ। और जो बच पड़ता है वो समाज सेवा में लगाती हूँ। रहने वाली आप कहाँ की हैं? मेरा गांव पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर के पास, जो है एक सरीकपुर गांव पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर से पहले ही पड़ता है सरीकपुर गांव। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहीं की बेटी हूँ। परिवार में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की है? देखिए पढ़ाई मैं पहले पढ़ी हुई नहीं थी, जब कभी मेरी शादी की गई थी तब मैं पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों के साथ साथ पढ़ाई शुरू की थी। जब मेरे बच्चे पढ़ने लगे तो मैंने अपने बच्चों के साथ साथ पढ़ाई शुरू की थी। और मेरे बेटे ने जब 10th क्लास के पेपर दिए थे तो मैंने भी 10th के ही दिए थे। तो हम जब बच्चों के साथ कॉलेज जाएँ या बच्चों के साथ स्कूल जाएँ तो वो हमारे लिए संघर्ष का सबसे बड़ा समय होता है कि बहुत हेजिटेशन होती है, लेकिन मैंने उस हेजिटेशन को पार करके और अपने बच्चों के साथ पढ़ाई की है। अब की बार मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया है। बच्चे मना नहीं करते कि मम्मी ये क्या काम कर रही हो आप? नहीं, बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो कभी मना नहीं करते। उनको लगता है मम्मी जो कार्य कर रही हैं वो अच्छा है। और मतलब बच्चे मना नहीं और सपोर्ट करते हैं उन्हें। अगर मैं उनको कभी बोल दूं कि आज पैसे नहीं अंतिम संस्कार के मेरे पास, और कोई अंतिम संस्कार का फ़ोन आ गया, तो मैं बोलूँगी आज तो पैसे नहीं, अब कैसे व्यवस्था बनेगी। तो मेरे बच्चों के पास अगर पॉकेट मनी के भी पैसे इकट्ठे हुए होते हैं, जो पॉकेट मनी मैं उन्हें देती हूँ, तो वो उसको निकाल के दे देते हैं कि कुछ तो सहयोग होगा इसमें, तो ये आज हमारी तरफ से ये ले जाओ। तो बच्चे मना नहीं करते मुझे। परिवार का गुजारा कैसे चलता है आपका? हाँ, मैंने बताया अभी मेरे झांसी की रानी पर 2 ठेले लगते हैं और एक मेरी छोटी सी दुकान मैंने घर भी की हुई है। उसके अलावा मैं ठाकुर जी की ड्रेसें महिलाओं से बनवाती हूँ। जैसे मैं महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सिखाती हूँ, तो उन्हें हम ड्रेसें भी सिखाते हैं बनानी।
तो फिर इससे दो फायदे होते हैं कि उन महिलाओं को भी रोज़गार मिलता है और मेरा अपना भी चलता है। तो मैं उनको जो है ठाकुर जी की ड्रेस पहले बनाना सिखाती हूँ, फिर उन्हीं से बनवाती हूँ और फिर दुकानों पे सप्लाई करती हूँ। अच्छा, हमने तो यहाँ तक सुना है कि भाई अब पुलिस वाले भी आपको फ़ोन करने लगे हैं। अगर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार पहले पुलिस वाले कर देते थे, लेकिन अब वो नहीं करते, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पुलिस वालों की राह बहुत आसान हो चुकी है जब से ये अंतिम संस्कार का कार्य मैं कर रही हूँ। खुद भी कहते हैं थाने वाले कि बहन जी आपने हमारी समस्या जो है बहुत कम कर दी है इस समय, क्योंकि पुलिस वालों का कहना ये है कि हमें कहीं से कोई खर्चा नहीं मिलता अंतिम संस्कार का, वो सब हमें अपने पास से करना होता है। अब जब से उन्हें ये पता चला है कि अंतिम संस्कार बहन जी करती हैं लावारिसों के, तो अब सभी थानों से मेरे पास सूचना आती है, क्योंकि सभी थानों में मेरा नंबर जा चुका है। अब सब थानों से मेरे ही पास सूचना आती है, उनके अंतिम संस्कार फिर मैं ही करती हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल तो आप है नहीं, लेकिन एक दो सवाल पॉलिटिकल थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। जैसे योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल में कुछ बदलाव दिखाई दिया आपको? देखिए, वैसे तो मैं राजनीतिक हूँ नहीं और मैं राजनीति करती नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन यदि योगी जी की बात हम करें और मैं अपने बारे में अगर बात करूँ जो मैंने फील किया है, तो अगर योगी जी से पहले जब हम यहाँ रहते थे तो खाला पारमा को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम रात के समय अपने बच्चों को नहीं लेके आते थे, हम खुद भी नहीं जाते थे। मेरे साथ खुद ऐसी कई घटनाएं हुई कि हम देर से निकले वहाँ तो लड़के खड़े हैं वहाँ, बाइक से आए तो पीछे हाथ मार के चले गए, छाती पर हाथ मार के चले गए। ऐसी घटनाओं को हमने खुद सामना किया है। लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से कंडीशन महिलाओं के लिए तो ये है कि अब मैं 2-2 बजे खाला पारमा को निकल के चली जाती हूँ। सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आपको तो किसी भी टाइम फ़ोन आ सकता है। आपने भी एक किस्सा, अभी आप एक किस्सा बता रही थी कि एक माँ बैठी हुई थी लेकिन लोग पास को निकलते रहे। हाँ जी, अभी 8 दिन पहले ये बात है कि पूरी रात से एक महिला आजमगढ़ की रहने वाली थी, वो उत्तर प्रदेश का हमारे का लास्ट जिला पड़ता है, वहाँ की रहने वाली थी। वो अपने 22 साल के बच्चे के शव के साथ शमशान घाट के बाहर पूरी रात से बैठी रही। किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति ने एक बार उससे ये नहीं पूछा आप क्यों बैठी हो। मतलब क्या लोगों का ज़मीर जिंदा नहीं रहा? क्या यही कलयुग है? और लोग मंदिरों में मस्जिदों में इतना दान करते हैं, करिए, धर्म है, अपने धर्म के लिए करिए, लेकिन क्या मतलब किसी की पीड़ा हमें दिखाई नहीं देती? और उस समय मेरे पास उस दिन सुबह 4 बजे फ़ोन आया, 4:30 बजे के करीब। तो मैं सोते हुए उठी एकदम, तो मुझे सूचना दी गई कि बहन जी ऐसे ऐसे शमशान घाट के बाहर एक महिला बैठी हैं और वो आपके बारे में पूछ रही हैं कि कोई सालू है जो अंतिम संस्कार करती है, वो मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर देगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने अपनी स्कूटी निकाली, तभी मैं सुबह एकदम जैसे सो के उठी थी ऐसे ही चली गई कि एक बार देखूँ क्या कंडीशन है जाके। फिर मैंने वहाँ जाके देखा, उन अम्मा से बात करी, उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने बताया था कि वो करती हैं अंतिम संस्कार, वो कर देंगे, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने उन्हें अंदर लिया, शमशान घाट में अंदर लेके गई, अंदर बिठवाया। उस समय दुकान भी नहीं खुली हुई थी। किसी जानने वाले को फ़ोन किया कि भैया अंत्येष्टि का सामान दे दो, कफन का कपड़ा दे दो दुकान खोल के, क्योंकि उसमें टाइम लगता, अभी 10 बजे के बाद खुलती हैं दुकानें। उन्होंने कहा बहन जी आप आ जाइए, ले जाइए। फिर मैंने सारा सामान इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार तब सुबह अपने हाथों से किया। और आज स्थिति ये है कि वो ये कहती हैं कि मेरा एक बेटा गया है, मुझे बेटी मिली है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये दिखाई दे रही है आपको आजकल लोग अपनों से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर की एक ताज़ा घटना है, एक लेटर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। एक पोते ने अपनी दादी की डेड बॉडी को इसलिए रख दिया अस्पताल में कि भाई 3 दिन बाद आके ले जाऊंगा क्योंकि घर में शादी है। हाँ जी, वो घटना भी मेरे सामने आई थी। किसी आप ही जैसे सम्मानित मीडिया बंधु ने मुझे वो भेजी थी एक लेटर। उन्होंने कहा कि आप शहर में अंतिम संस्कार का कार्य करते हो और ये घटना ऐसे ऐसे ईवान हॉस्पिटल की है, आप एक बार देखिए। मैं तुरंत सुबह का टाइम था, मैं तुरंत सुबह पहुंची वहाँ। मैंने जानकारी ली सारी, अपने बारे में परिचय देके, और हॉस्पिटल में सारी जानकारी मैंने ली। तो तब तक उनका बेटा जो है सुक्करताल में एक साधु हैं, मतलब साधु बन चुके हैं वो, तो उनको जानकारी मिल चुकी थी, वो पहुँच गए वहाँ। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा बहन जी कोई, मैंने उनको बोला भैया मैं तो ये सोच के आई हूँ कि वो मेरी माँ है और मैं उनका अंतिम संस्कार करूँगी। अब इनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करे, मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैंने थाने में भी बात कर ली थी। उसके बाद उन्होंने कहा बहन जी आप आए हो तो मतलब आप जैसे लोगों की वजह से ही मतलब ये अभी तक सब चल रहा है, और आप नहीं, मैं कर लूँगा अंतिम संस्कार, तो मैं ही करूँगा, ये मेरी माँ है और आपकी भी माँ है। और उसके बाद उन्होंने मतलब वो मेरे से इतने भावुक हुए कि एक अनजान लड़की जो हमें जानती तक नहीं, और उसको फ़ोन से खबर मिली और वो तुरंत अंतिम संस्कार करने के लिए आ गई कि वो मेरी माँ है। और हमारे अपने घर वालों ने उनको ऐसे रख दिया लावारिसों की तरह, वो दहाड़ दे के रोए। फिर उन्होंने मुझे सुक्करताल आश्रम में बुलाया
और फिर मेरे से राखी वाखी बनवाई कि भाई आप ज़िंदगी भर तक के लिए मेरी माँ हैं। अच्छा मैम, एक बात और बताइए, आजकल लोग परेशान है, कह रहे हैं कि भाई महंगाई का ज़माना है, घर पालना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप लोग ये जो सब कर पा रहे हैं, कैसे एडजस्ट हो पा रहा है? आपको नहीं लगता बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए? देखिए, ये जिम्मेदारी ईश्वर की दी हुई है। मेरी कोई औकात नहीं है मैं इस कार्य को कर पाती, ना मैं इतनी सक्षम हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत वीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं हैं और मम्मी पापा भी नहीं हैं, और मैं एक ठेला लगा के अपने बच्चों का गुजारा करती आ रही हूँ काफ़ी समय से। तो मेरे पास उतनी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर पाऊँ। लेकिन मुझे ये लगता है ये जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंपी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का सामर्थ्य भी ईश्वर ही देगा, क्योंकि वो हर किसी को नहीं चुनता इस कार्य के लिए। अगर उसे कोई अमीर ही चुनना होता तो बहुत करोड़पति लोग पड़े हैं, किसी को भी चुन लेता। अगर उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच के दी होगी, और मैं ईश्वर से ही कहती हूँ कि सामर्थ्य भी आप ही देना। पहले मैंने कुछ समय तक लगातार अपने पास से किया, क्योंकि मुझे हेजिटेशन थी मांगने में, मैं किसी से मांग नहीं पाती थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि अंतिम संस्कार एक एक दिन में 4-4 आने लगे, तो उतना मैं कर नहीं पाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। मेरे जो अपने संबंध हैं, मेरे परिवार वाले या मतलब मेरे दोस्त, जो भी मेरे मित्र वगैरह हैं, मैंने उनसे हेल्प लेनी शुरू करी कि भाई अब की बार एक अंतिम संस्कार आप कराओ, अब की बार एक अंतिम संस्कार आप कराओ। इस तरीके से जब लोग कराने लगे, मैं उनका नाम लिख के डालने लगी कि भाई आज इनकी तरफ से हुआ, आज इनकी तरफ से हुआ। तो कुछ लोग अब सामने निकल के आए हैं, जो कभी 500, कभी 1000, कभी 100, कभी 200, जो जिस पे सामर्थ्य होता है वो अंतिम संस्कार के कार्य में सहयोग करने लगे हैं। कब तक चलता रहेगा ये काम? देखिए, जब तक प्रभु इच्छा रहेगी और मैं जिंदा रहूंगी तब तक चलेगा। हमने तो ये भी सुना है कि आप लड़कियों को जूडो कराटे वगैरह सिखा रही हैं। हाँ, बिल्कुल सिखाती हूँ। देखिए, मैंने अपने बच्चों को वो संघर्ष में पाला है, और इतना संघर्ष करके मैंने अपने बच्चों को पाला है, और पाला ही नहीं है, अच्छे से परवरिश दी है, अच्छे से पढ़ाया लिखाया है। मेरी बेटी पे खाना बनाना आए या ना आए, पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आत्मरक्षा के गुण से जुड़ा हुआ है उसको ना आता हो। उसको सब आता है, तलवार चलाना, लाठी चलाना, नान चाकू चलाना, जूडो कराटे। अभी वो शूटिंग लाइन में है, वो शूटिंग सीख रही है। इसके पीछे क्या वजह है जो महिलाओं को आप ये सब सिखा रहे हैं? देखिए, महिलाएं खुद अपनी आत्मरक्षा करें, सब सरकार को दोष देते हैं। आप बताइए, सरकार क्या हर जगह बैठी रहेगी? हमारा भी तो अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने लिए भी मजबूत रहें। मेरा मानना यह है कि लड़की अगर बोल्ड होती है, लड़की अगर मजबूत होती है, तो लड़का जल्दी से उसको छेड़ नहीं सकता, उसके साथ घटनाएं कम होंगी, क्योंकि अपने रहन सहन से, अपने बर्तावे से, अपने बात से फ़र्क पड़ता है कि ये कैसा है। क्योंकि मैं किसी भी समय, आप मुझे देखो, मैं रात को भी लिख के डाल देती हूँ कि आज मैंने ये, मतलब मैं फ़िलहाल अस्पताल में हूँ, मैं फ़िलहाल कोतवाली में हूँ, मतलब मैं रात को 2 बजे भी निकल जाती हूँ, मुझे तो कोई टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मेरा रहन सहन ऐसा है, मेरी बोल चाल ऐसी है। अगर मैं निकल के जा रही हूँ, 4 लड़के भी कहीं चौराहे पे खड़े होंगे, तो अब ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर मैं निकल के जा रही हूँ और उन्होंने देख लिया बहन जी आ रही हैं, तो बस मैं उनकी तरफ को एक बार देखूंगी, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर लड़की इतनी बोल्ड हो, हर लड़की मजबूत हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आत्मरक्षा की तैयारी हर लड़की को होनी चाहिए। लेकिन मैम, आपने भी देखा होगा आजकल चकाचौंध की दुनिया है, ज़्यादातर लड़कियां तो इंस्टाग्राम पर रील बनाने में व्यस्त है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये अपना शौक है। अगर रील बना रही हैं, वो अपना शौक है, शौक के लिए आदमी भी जिए, क्योंकि ये एक ही तो जीवन मिलता है, उसमें आदमी शौक भी करे। पर जो ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ की मांग है, अब अभी हमें क्या है कि लड़कियों को जो है परियों वाली ज़िंदगी जीने का समय नहीं है। अब हमारे देश को परियों की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे देश को झांसी की रानी की ज़रूरत है, शेरनियों की ज़रूरत है। तो लड़कियों को ऐसे बनना चाहिए। रील वो शौक के लिए बना रही हैं, बनाएं, बट उन्हें इस लाइन में भी आना चाहिए कि उनको ये सब चीज़ें वो सीखें। अगर कहीं किसी के पास ये कंडीशन है कि भाई वो फाइनेंशियली नहीं सीख पा रही हैं कहीं, तो हम जैसों ने इसीलिए क्लास शुरू करी हुई है कि वो निःशुल्क वहाँ आके सीख सकती हैं। हर लड़की को सीखना चाहिए। जो जिसका शौक़ है वो शौक़ करे, पर जो ज़रूरतें हैं, जो आज की मांग है, समय की मांग के हिसाब से आदमी को काम करने चाहिए। और मेरा महिलाओं के प्रति इतना जो काम होता है वो इसलिए होता है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा जागरूक हों, बेटियां सबसे ज़्यादा जागरूक हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ ही घटनाएं होती हैं, जितनी भी होती हैं। तो उनको जागरूक करना, उनको संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको संस्कार नहीं देंगे तो बच्चियां भटक जाती हैं, और इस एज की बच्चियां भटकी हुई उनके परिवार वाले भुगतते हैं। अगर आपने देखा हो कि जो लड़की मैच्योर है, जो 21 साल पार कर गई, 22 साल पार कर गई, वो जल्दी से गलत कदम नहीं उठाती, और जो इनमेच्योर है वो ये कदम उठाती हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम गांव-गांव जाके भी लड़कियों को जागरूक करते हैं। मैं उनको डीपली बैठ के भी मीटिंग देती हूँ कि लड़कियाँ जागरूक हों, वो समझें। और मैं उनकी माँओं को भी जब बैठ के मैं बात करती हूँ, उनसे मीटिंग लेती हूँ, तो मैं उनकी माँओं को भी बोलती हूँ कि बच्चियों को संस्कार दें,
क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर घर में 4 लोग हैं और 4 फ़ोन हैं तो वो फ़ोन में लगना पसंद करते हैं, आपस में बैठ के बात नहीं करते अपने बच्चों के साथ कि पूरा दिन मतलब आपने क्या किया, क्या करके आए, क्या कंडीशन रही। हो सकता है बच्चा किसी बात से परेशान हो, आपके साथ वो तब शेयर करेगा बात जब आपसे खुल जाएगा, आप उससे रोज़ पूछोगे डिटेल, तो तब वो शेयर करेगा। लेकिन आजकल कंडीशन क्या है कि माँ बाप अपने में बिजी हैं और बच्चे अपने में बिजी हैं, इसलिए ये घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, वो मेरा मानना है। तो दोस्तों हमारे साथ ये थी सालू जी, जिन्होंने बताया कि उनका जीवन किस तरीके से संघर्षशील रहा है और 1000 से ज़्यादा बॉडी का वो अब तक अंतिम संस्कार कर चुके हैं। उनके पास संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी वो इस नए काम में लगी हुई है। अगर आप भी इनकी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो हम इनका नंबर आज डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप फ़ोन पे के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं।